हेलो दोस्तों, मेरा नाम गगन है और तुम लोगों ने मेरी वाट लगा दी। पता है गगन भाई ब्लैक एडम का रिव्यू कब करोगे? गगन भाई ब्लैक एडम का रिव्यू चाहिए। मतलब ब्लैक एडम के नाम पे तुम लोगों का टेप रिकॉर्डर अटक गया। तो चलो भाई अपने श्रवण यंत्रों को मेरे बुखार बिंदु पर केंद्रित करो, क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक एडम। जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं वो मुझे फॉलो कर ले, और जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी हमारी दोस्ती बनी रहे साहब। कहानी की शुरुआत 2600 BC से होती है, जहाँ पर हमें कंदा का राज्य दिखाया जाता है। यहाँ के राजा का नाम था राजा एक्टॉन, जो कि काली शक्तियों को पाना चाहता था। वो शक्तियां जो हमेशा के लिए उसे अमर बना देती, इतना ताकतवर बना दे कि ना तो उसे कोई हरा पाए और ना उसे कोई मार पाए। लेकिन उन्हें पाने के लिए उसे एक ताज बनाना था, और वो ताज एक खास किस्म की धातु से बनता था जिसका नाम था एट्रियम। और ये धातु सिर्फ कांदाक में ही पाया जाता था। उस धातु को पाने के लिए एक्टॉन अपने राज्य को गुलाम बना लेता है, पूरी प्रजा को हर जगह खुदाई का काम करवाता है। देखते ही देखते उसका शासन किसी राजा की तरह नहीं बल्कि एक तानाशाह की तरह बनता जा रहा था। दोस्तों एक दिन आता है जब किसी को खुदाई में वो एट्रियम मिल जाता है। दोस्तों वो शख्स उसे छुपाकर भागने लगता है, किसी को इस बारे में बताता नहीं है, लेकिन आसपास वाले लोगों को शक हो जाता है, वो भी सब तो उसी की खुदाई कर रहे हैं। और अब देखते ही देखते उन लोगों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। उनकी आजादी के लिए लड़ने वाला वहां पर कोई नहीं था। लेकिन तभी हुरूत नाम का एक लड़का आगे आता है और कहता है कि अगर ये पत्थर हम राजा को दे दें तो हमें अब किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। वो जाकर गार्ड को पत्थर दिखाता है कि इसके बदले इनाम तो दो, लेकिन वो गार्ड उस शख्स को वहीं पर जान से मार देता है। इस वाक्य के घटने के बाद वहां मौजूद हर शख्स उस लड़के के साथ खड़ा था। हालांकि पत्थर तो राजा को मिल चुका था और वो उस लड़के को भी निपटाने वाला था। हुरूत नाम के लॉर्ड ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने लोगों के बारे में सोचा, और ऐसी साफ दिल वाले लोगों को जादूगर पसंद किया करते थे। लेकिन वो ही लड़का था दोस्तों जो उस राजा की मौत का पैगाम बनकर आया, और एक जोरदार धमाके के साथ एक्टॉन और उसके राज्य का विनाश हो गया। कहानी से आगे बढ़ती है 5000 साल आगे। इन 5000 सालों में ब्लैक एडम कांदाक की नगरी में गहरी नींद सोया हुआ था। अब प्रेजेंट का टाइम आ गया दोस्तों। कार में हम 3 लोगों को जाते हुए देख पाते हैं, स्माइल, करीम और समीर। साथ ही शहर की गलियों में घूमता हुआ एक बच्चा भी था जो कि स्केट बोर्ड से यहाँ से वहां जा रहा था। ये थे कांदाक की आउटसाइड, जहाँ बाहर से आए लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया था, और शहर में इंटरनली इलीगल तौर पर एट्रियम की खुदाई हो रही थी। किसी को भी वहां पर जाना अलाउड नहीं था। लेकिन अगर हाथ में गन्स नहीं है और पूरे तरीके से क्लियर हो तो कांदार के इनसाइड एंट्री मिल सकती थी। वहीं व्यूअर्स को ये पता चलता है कि उनकी गाड़ी में सिर्फ वो 3 लोग ही नहीं थे, बल्कि छिप कर एक लड़की भी आई हुई थी जिसका नाम था एड्रियाना टॉम्स, और मूवी इसका नाम एडी है, शॉर्ट फॉर्म। इसकी नॉलेज काफी अच्छी थी, उसे पुरानी लिपि, भाषा और मकबरों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। साथ ही एडी के पास में उस ताज का एक छोटा हुआ टूटा टुकड़ा भी था जो कि आज का 5000 साल पहले राजा एक्टॉन के साथ ही खत्म हो गया था। लेकिन एट्रियम का बना वो टुकड़ा अपने बाकी हिस्से के करीब पहुंचता है तो वो भी चमकना शुरू कर देता है और विजिबल हो जाता है। ये सब कुछ स्माइल दूर खड़ा देख रहा था, और एडी जाकर उस ताज को अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं जो कि कांदाक की नगरी में इस एट्रियम धातु की इलीगल खुदाई किया करते थे। वो उन्हें पकड़ के मारने लगते हैं, और साथ ही एडी से वो ताज भी ले लेते हैं। मरने से पहले एडी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, जहां पर वो पत्थर पर लिखी पुरानी लिपि को पढ़ने लगती है जिसमें शज़ैम नाम के सूरमा का जिक्र था। और जैसे ही वो शब्द बोलती है शज़ैम, तभी 5000 साल पहले सोया हुआ पुराना सूरमा जाग जाता है और उठकर एक धूल में मिला देता है। और सही कहूं तो ये फाइट सीक्वेंस बहुत ही अच्छा था दोस्तों। यहाँ पर एक्शन बहुत मस्त है। सबको उठा उठा के फेंक देने के बाद में जब ब्लैक एडम उस गुफा से बाहर निकलता है तो उस पर हवाई हमला भी होता है, लेकिन उसकी स्पीड, उसकी पावर और उसकी स्ट्रेंथ और सुपर फास्टनेस के आगे कोई भी टिक नहीं पाता। वो हर चीज को धीमा करके देख रहा था, गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। धमाके तो मानो उसके आसपास हवा की तरह गुजर रहे थे। ये सब कुछ दूर बैठी गाड़ी में एडी देख रही थी। वो बस अपनी जान बचा के भागना चाहती थी। हालांकि वो उस गुफा से वो ताज लेकर तो भाग चुकी थी, लेकिन फिर भी ब्लैक एडम की नजरों में बच जाती है। और यहाँ पर हम स्माइल को देख पाते हैं जो कि खुद उन सभी गुंडों का लीडर था और उस ताज को पाना चाहता था, लेकिन उन पुरानी भाषाओं को ना पढ़ पाने की वजह से उसने एडी को अपना हथियार बनाया। well, इस वक्त काफी ज्यादा तबाही मच चुकी थी दोस्तों कांदाक में। इन सबको अमेंडा वॉलर अपनी सीक्रेट सैटेलाइट से ट्रैक कर रही थी, जिसके बाद वो कांटेक्ट करती है JSA यानी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका में। वॉकमैन को बताती है कि शहर के अंदर एक ऐसा सुपर विलन आ चुका है जो कि हर जगह तबाही मचा रहा है और वो 5000 साल पुराना है। तुम्हारे पास उसे रोकने के लिए और कोई इंतजाम है तो बताओ। हॉकमैन कहता है कि हाँ, मेरी टीम में 3 लोग हैं, जिनमें शामिल एक साइक्लॉप्स नाम की लड़की थी जिसके पास में तूफान को थामने की पावर थी, एटम स्मैशर जिसके पास में अपने आप का साइज छोटा बड़ा कर लेने की पावर थी, और साथ ही डॉक्टर फेथ
जो कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल, साथ ही पास्ट और फ्यूचर को भी देख सकते थे। अब होना क्या था, ये सब अपनी टीम अप करके निकल पड़ते हैं अपने चार्ल्स जेवियर दिखने वाले बड़े से स्कूल में से एक अपना स्पेसशिप लेकर। हालांकि मूवी के डायरेक्टर और साथ ही कैरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन इस मूवी के सीन्स देख के आपको कई सारी मूवीज की याद आएगी, जैसे कि एवेंजर एंड गेम की, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर लव एंड थंडर, एक्समैन, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और साथ ही विन डीजल की ब्लैक शॉट, क्योंकि इसमें नैनोबॉट्स का जिक्र हुआ है। दूसरी कहानी में एक और दमदार फाइट आती है दोस्तों, जहां सारे सुपर हीरोज मिलकर ब्लैक एडम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पावर्स के आगे तो कोई टिक ही नहीं पा रहा है। तो अभी डॉक्टर फेथ को एडी भागती हुई नजर आती है, और जब वो उसको पकड़कर उसके बैग पर हाथ रखता है तो उन्हें पता चलता है इसके बैग में वो ताज पड़ा है जो कि काली दुनिया के देव सडैक का है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको छोटी सी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। शज़ैम जो कि अच्छी ताकत और भलाई का देवता है, वहीं पर सबैक बुरी ताकत और शैतान का देवता है। दोनों ऑपोजिट हैं। यहाँ पर पूरी तरह से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही थी, और स्माइल जिसकी ये सारी के सारे लोग थे वो उस ताज को पाना चाहता था। इसी वजह से वो सभी की नजरें चुराकर एडी के बेटे अमन को कब्जे में कर लेता है। और काफी सारी धुलाई पिटाई के बाद में जब JSA यानी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ब्लैक एडम से जीत नहीं पाती है, तो आगे उससे बातचीत करने के बारे में, नेगोशिएट करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन इसी बीच एडी भागते हुए एडम के पास आती है और कहती है कि उन लोगों ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया है और वो मुझसे वो ताज पाना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी इसमें मेरी हेल्प करो। वेल, JSA की टीम में से हॉकमैन जो कि ब्लैक एडम को एक विलन समझता था, वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता था, लेकिन बात आ चुकी थी किसी की जान बचाने की, इसलिए सभी मिलकर टीम अप कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं अमन को बचाने के लिए। यहाँ पर बैठकर हर कोई एक स्ट्रेटजी प्लान कर रहा था कि कौन कहां से किस पर वार करेगा, क्या करेगा। लेकिन एडम भाई साहब को इन सब कोई लेना देना नहीं था। वो सीधा जाकर भिड़ जाता वहां के दुश्मनों से और हर एक को मिनटों में खत्म करके पहुंच जाता है स्माइल के सामने। मगर इस टाइम स्माइल एक ऐसे केज में था जो कि पूरे तरीके से एट्रियम से बना हुआ था, और सिर्फ एक यही ऐसा मेटल था जिसका ब्लैक एडम पर असर होता था। अगर मैं आपको सीधा रेफरेंस दूं तो जिस तरीके से सुपरमैन क्रिप्टोनियम पत्थर से हमेशा दूर भागता था, वैसे ही ब्लैक एडम एट्रियम से दूर भागता है। अब इन स्टोरी में वापस आते हैं। स्माइल का कहना था मुझे ताज दे दो, अपना बेटा वापस ले लो। हालांकि JSS के खिलाफ थी, लेकिन एडम कहता है कि जो ये कहता है वो करो। लेकिन गद्दार स्माइल ताज लेने के बावजूद भी एमॉन को गोली से मार देता है। उसने झूठ बोला, इसीलिए ब्लैक एडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी फुल स्पीड से गोली को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इस वक्त उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिसके अंदर स्माइल मारा जाता है। एक बड़ी तबाही शांत हो जाने के बाद में हॉकमैन एडम के पास आता है और उससे कहता है कि आखिर तुम क्यों लोगों की जान लेते हो, तुम कोई हीरो हो या विलन हो, ये बताओ। इसके बाद में ब्लैक एडम अपनी बैक स्टोरी से बताता है कि आज से 5000 साल पहले जब हम सभी राजा एक्टॉन के गुलाम थे, तब मेरे बेटे हुरूत ने अपनी आवाम को आजाद करवाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने तक के लिए तैयार हो चुका था। वो उसकी दिलेरी देखकर उसे देवताओं ने चुना और ब्लैक एडम की पावर्स भी उसे ही मिली। जब राजा एक्टॉन हुरूत से नहीं जीत पाया तो उसने हम दोनों को अपना शिकार बनाया, मेरी बीवी को मार दिया और मुझे अदमरा कर दिया। जब हुरूत मेरे पास आया तो उसने मेरी हालत देखी और उससे रहा नहीं गया। उसने मुझे कहा कि मेरे साथ कहिए शज़ैम। उसके बाद उसकी सारी ताकतें मेरे अंदर आ गईं। हालांकि मेरे पास में सुपर पावर और सुपर स्ट्रेंथ तो थी, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल एक आम इंसान बन चुका था जो कि एक्टॉन के सैनिकों के थ्रू मारा गया, और यही रीजन था कि मैंने अपना बदला उसकी मौत के साथ लिया। लग रहा था कि सिचुएशन सारी अंडर कंट्रोल आ चुकी है। हॉकमैन डॉक्टर फेट से पूछता है कि यहाँ से जाकर आप क्या करोगे, कोई प्लान्स वगैरह बनाया है? यार आप तो फ्यूचर और पास्ट सब कुछ देख ही सकते हो, तो मुझे तो आपको पूछने की जरूरत है नहीं, मेरे बारे में ये बता दीजिए कि मेरा क्या होगा। जहाँ पर डॉक्टर फेथ उससे कहता है खतरा अभी तक टला नहीं है, वो अभी तक तुम्हारे सर के ऊपर है, जल्दी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला गुल्लू। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि स्माइल जो कि उस ताज के साथ ही मर गया था, उसका शरीर फिर से जिंदा हो जाता है, क्योंकि ताज में पौराणिक भाषा में लिखा था कि मृत्यु ही अगला जीवन है। उस मौत ने उसे शैतानों के पास पहुंचा दिया था, जहां पर सभी शैतानों ने उसे सबैक बना दिया और वो लौटा समुद्र के जरिए। उसका निशाना था राजा एक्टॉन का तख्त, क्योंकि वो अपने पूर्वजों का आखिरी वंशज था। अगर वो अपने सिंहासन पर बैठ जाता तो काली दुनिया का रास्ता खोल सकता था। JSA यानी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जिसने ब्लैक एडम को सरेंडर करने के लिए मनवा लिया
था, उसे अपने एक सीक्रेट हाइड आउट पर ले जाते हैं, जहां पर हमेशा के लिए ब्लैक एडम को बेहोश करके उसे पानी में गहरी नींद के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि अगर वो जागेगा ही नहीं, शज़ैम बोलेगा ही नहीं, तो उसके पास उसकी पावर कभी आएंगी ही नहीं। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि दुनिया में ऑलरेडी एक सबसे बड़ा खतरा उनके सामने आने वाला है। सबैक तैयार था अपने सिंहासन पर बैठने के लिए, लेकिन इस बात का विजन डॉक्टर फेथ को आ चुका था और वो अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है उसे रोकने के लिए। डॉक्टर फेथ इस बात को जानते थे कि सबैक काफी ज्यादा ताकतवर है, उसे मैं और मेरी टीम रोक तो नहीं पाएंगी, लेकिन कहीं किसी की जान ना चली जाए, इसी वजह से वो वहां पर एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर देते हैं और अकेले सबैक से बढ़ जाते हैं। वेल, आधे घंटे चलने वाली इस फ्लाइट को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि इसका मजा थिएटर में बैठकर बड़ी स्क्रीन पर 3D में देखने में आता है। इन शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूं तो सबैक को हराने के लिए ब्लैक एडम ही आखिरी रास्ता था। हालांकि इस वक्त तक सबैक ने अपनी काली ताकतों की मदद से नरक के द्वार खोल लिए थे और वहां की सेना को, कामदाग को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बुला लिया था। फिर डॉक्टर फेथ ने ब्लैक एडम के साथ इंटरनली कनेक्ट किया, जैसे कि एम्डल थॉर के साथ करता है, सिंपली वैसा ही। जिसके बाद तो ब्लैक एडम अपने प्रिजन को तोड़कर सीधा आ जाता है सबैक के साथ 1-on-1 फाइट के लिए। वहीं दूसरी ओर एमॉन यानी कामदाग का सुपर हीरो वहां की लोकल पब्लिक के साथ नर्क के पिशाचों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। ब्लैक एडम और सबैक के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। अब कहानी के सुपर हीरो है तो फाइनली तो वही जीतेंगे ना, लेकिन इसमें हॉकमैन भी उसकी मदद करता है। अब फाइनली ये टीम फाइट को जीत जाती है और वो ताज हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। अब कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम अमेंडा वॉलर को देख पाते हैं, जिसका ड्रोन ब्लैक एडम के पास आया था और वो उसे बताती है कि तुमने शहर में काफी ज्यादा तबाही मचाई है, इसलिए मेरा ऑर्डर ये है कि तुम कामदाग से बाहर कहीं नहीं जाओगे, जो भी करना इसी शहर में करोगे। तो एडम कहता है हमको कोई रोक नहीं सकता। तो अमेंडा कहती ठीक है, तो किसी को तो दूसरी दुनिया से बुलाना ही पड़ेगा। जिसके बाद में एंट्री होती है हमारे हेनरी केबल, बोले तो सुपरमैन की, और एडम की तगड़ी स्माइल के साथ ये शानदार फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। इसका मतलब बाकी हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम था ब्लैक एडम, जो कि 2022 में आई थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आगे आप कौन सी मूवी देखना चाहते हैं उसका भी मुझे कमेंट में नाम बता सकते हैं, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन करूं और आपको और मजा आए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली मूवी में।